हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम खुद अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। कभी फियर, कभी गिल्ट, कभी इनसिक्योरिटीज, और लगता है प्रॉब्लम बाहर है, पर असल में एनिमी हम खुद होते हैं। ये ऑडियो बुक आपको दिखाएगी कैसे अपने अंदर के इस माउंटेन को समझो, अपने दार और पुराने एक्सपीरियंसेस से कन्फ्रंट करो और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ वापस पाओ। गोल सिंपल है, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पाना, अपने डिसीजंस का बॉस बनना और वो वर्जन बनना जो चैलेंजेस से दार के बिना आगे बढ़े। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक जर्नी है सेल्फ अवेयरनेस, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की। और जो चीज़ आपको रोक रही है वही आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और क्लैरिटी चाहते हो तो सब्सक्राइब करें बुक फॉर सक्सेस को। और अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे अपने दिमाग को रीवायर करके लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हो। सोचो, एक आदमी है, स्मार्ट है, मेहनती है, सपने भी बड़े हैं, लेकिन जब भी ज़िंदगी उसके सामने एक नया मौका रखती है वो एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाता है। बहाने मिल जाते हैं, अभी सही टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। और धीरे धीरे वो आदमी कन्विंस हो जाता है कि प्रॉब्लम दुनिया है, सिस्टम है, किस्मत है। लेकिन सच यहाँ से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इंसान जिंदगी में फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कमज़ोर होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को ही रोक लेता है। ये बात सुनने में कड़वी लगती है, पर अगर आप थोड़ा पीछे जाकर अपनी लाइफ देखो तो शायद आपको याद आए कितनी बार आपने खुद को ही पीछे खींच लिया। कभी फियर के नाम पर, कभी कंफर्ट के नाम पर, और कभी बस इसलिए क्योंकि दिमाग ने कहा सेफ रहना बेटर है। सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब हम कॉन्शियसली नहीं करते। हमें लगता है हम लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, जबकि असल में हम अपने पुराने दार और पुराने एक्सपीरियंसेस से ड्रिवन होते हैं। दिमाग का काम है हमें पेन से बचाना, चाहे उस प्रोसेस में वो हमें ग्रोथ से ही क्यों ना दूर कर दे। इसलिए जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो दिमाग सक्सेस के बेनिफिट्स नहीं दिखाता, वो सिर्फ फेलियर के सीन्स चलाता है और हम उस मूवी को सच मान लेते हैं। यहीं से सेल्फ सबोटाज शुरू होता है। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप हाफ हार्टेड एफर्ट देते हो, आप लास्ट मोमेंट पे खुद ही प्लान चेंज कर देते हो, और फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो आप कहते हो देखा, मुझसे होता ही नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप ट्राई करते हुए हारे, या सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि आपने खुद को पूरी तरह ट्राई ही नहीं करने दिया। इस ऑडियो बुक में हम इसी सवाल का पीछा करेंगे। हम देखेंगे कैसे हम बिना जाने अपने ही रास्ते में पहाड़ खड़े कर देते हैं, कैसे हम अपने दिमाग के सिग्नल्स को गलत समझ लेते हैं, और कैसे जो चीज़ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी वही चीज़ हमें अंदर से तोड़ने लगती है। ये कहानी किसी और की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है, मेरी भी। और जब आप ये समझ लेते हो कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर चल रही है, तब एक नया गेम स्टार्ट होता है। क्योंकि जब दुश्मन दिखने लगता है तब उससे लड़ने का चांस भी मिलता है। और हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इसी रियलाइजेशन के बाद शुरू हो। सोचो, एक लड़का है, टैलेंटेड भी है, मेहनती भी। कॉलेज में सब कहते थे ये बंदा कुछ बड़ा करेगा। जॉब मिली तो पहले ही साल अप्रिशिएशन, बॉस का ट्रस्ट, फ्यूचर ब्राइट। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बस एक प्रॉब्लम थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। हर बार जब उसकी लाइफ में नेक्स्ट लेवल का चांस आता, वो लास्ट मोमेंट पे खुद ही कुछ ऐसा कर देता जो सब बिगाड़ देता। कभी डेडलाइन मिस, कभी अननेसेसरी रिस्क, कभी बिना वजह रिज़ाइन, और कभी बस ये कहकर पीछे हट जाना, शायद मैं रेडी नहीं हूँ। बाहर से देखने वाले बोलते किस्मत खराब है, कुछ कहते डिसिप्लिन नहीं है, पर असल गेम कहीं और चल रहा था। ये होता है सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज का मतलब ये नहीं होता कि आप जानबूझकर अपना नुकसान कर रहे हो। ज़्यादा डेंजरस ये होता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट समझकर पीछे हटा रहे हो। दिमाग बोलता है अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कंफर्ट छोड़ दिया और सब बिगड़ गया तो। और हम इन सवालों को लॉजिक समझ लेते हैं। उस लड़के के साथ भी यही होता था। उसके अंदर एक आवाज़ थी जो कहती थी तू जितना है उतना ही ठीक है, ज़्यादा ऊपर मत जा। क्योंकि उसके दिमाग ने पहले फेलियर देखा था, कभी इंसल्ट, कभी रिजेक्शन, कभी कंपैरिजन, और दिमाग ने एक रूल बना लिया, रिस्क टैग इन पेन। इसलिए जब भी सक्सेस पास आती उसका दिमाग इमरजेंसी ब्रेक खींच लेता।
वो प्रोक्रेस्टिनेट करता, चीज़ों को हाफ हार्टेड छोड़ देता या खुद को कन्विंस कर लेता कि ये मौका इतना इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। सबसे अजीब बात ये थी कि यूज़ लगता था वो स्मार्ट डिसीजन ले रहा है, यूज़ लगता था वो मैच्योर है, वो प्रैक्टिकल है, पर असल में वो अपने ही दार से कंट्रोल्ड था। यही वजह है कि कई बार सब कुछ होने के बाद भी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। प्रॉब्लम पैसा नहीं होती, टैलेंट नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं होती। प्रॉब्लम होती है वो इनविजिबल वॉल जो हम खुद खड़ी कर देते हैं। सेल्फ सबोटाज एक आदत है, और आदत तब बनती है जब दाढ़ को समझे बिना सिर्फ अवॉइड किया जाता है। दिमाग के लिए ग्रोथ ऑप्शनल है, सर्वाइवल मैंडेटरी। इसलिए वो हमें सेफ रखना चाहता है, सक्सेसफुल नहीं। और जब तक आप ये नहीं समझते कि आपका सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं बल्कि आपके अपने अनकॉन्शियस डिसीजंस हैं, तब तक आप बार बार वही कहानी रिपीट करते रहोगे। सब कुछ था, फिर भी कुछ रह गया। इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रूथ यह है, आप खराब नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो, आप बस अपने दिमाग के पुराने डिफेंस सिस्टम के हिसाब से जी रहे हो। और जैसे ही ये बात समझ आती है, एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर प्रॉब्लम बाहर नहीं है तो क्या सॉल्यूशन भी अंदर ही छुपा है? इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम उस डर की बात करने वाले हैं जो सेल्फ सैबोटाज का असली फ्यूल है। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी खड़ी है, शायद नई जॉब, शायद बिजनेस आइडिया, शायद कोई डिसीजन जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। दिल थोड़ा फास्ट बीट कर रहा है, अंदर से एक्साइटमेंट भी है, पर उस एक्साइटमेंट से तेज एक आवाज़ उठती है, अभी नहीं, थोड़ा और वेट कर ले, पहले थोड़ा और रेडी हो जा। ये आवाज़ गुस्से वाली नहीं होती, ये चीखती नहीं, थ्रेटन नहीं करती, ये बिल्कुल शांत होती है, लॉजिकल लगती है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। इस आवाज़ का नाम है दार। दार हमेशा ऐसे प्रेजेंट होता है जैसे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो। वो कहता है, मैं बस तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, रिस्क मत ले, सब ठीक चल रहा है। अगर सब बिगड़ गया तो? और हम मान जाते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन अच्छा लगता है, सेफ्टी अच्छी लगती है, अननोन से दूर रहना कंफर्टेबल होता है। पर यहीं पे एक साइलेंट क्राइम होता है। फियर आपको मरने से नहीं बचाता, फियर आपको जीने से रोकता है। दिमाग का काम सर्वाइवल है, ग्रोथ नहीं। उसके लिए आज का पेन अवॉइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत कल का रिग्रेट। इसलिए जब भी कोई नई चीज़ आती है, दिमाग पास्ट के दर्द उठा लेता है और बोलता है, देखा था ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, चाहे वो 5-10 साल पुराना ही क्यों ना हो। इसी वजह से लोग बोलते हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पा रहा। असल में पता होता है, बस दार ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ ली होती है। फियर का सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो आपको सेफ रखेगा। सच ये है कि वो आपको वही का वही रखना चाहता है। और दुनिया में कोई भी चीज़ जो ग्रो करती नहीं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। सोचो, अगर कोई बच्चा चलना सीखते वक्त बोले, गिर गया तो वो कभी चल ही नहीं पाता। पर हम बड़े हो जाते हैं और वही लॉजिक अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी हर रोज़ नहीं आती, पर दार हर रोज़ रेडी रहता है। वो हर मौके के साथ फ्री में आता है, और अगर आपने उसे चैलेंज नहीं किया तो वो हर डिसीजन आपके बिहाफ पे लेता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप दार को मिटा दो, दार को इग्नोर कर दो, नहीं। दार का होना नॉर्मल है, पर दार का बॉस बनना डेंजरस है। जिस दिन आप ये समझ लेते हो कि दार सिर्फ एक सिग्नल है, ऑर्डर नहीं, उसी दिन पावर थोड़ी थोड़ी वापस आनी शुरू होती है। और जब दार का कंट्रोल हल्का पड़ता है, तब एक और चीज़ सामने आती है, वो पुराने पैटर्न्स जो आप बार बार रिपीट करते हो। और वही पैटर्न्स आपको फिर से वही जगह ले जाते हैं जहाँ से आप निकालना चाहते हो। कभी नोटिस किया है, आप खुद से प्रॉमिस करते हो, इस बार अलग करूँगा, इस बार ओवर थिंकिंग नहीं, इस बार लेट नाइट स्क्रोलिंग नहीं, इस बार गलत लोगों को प्रायोरिटी नहीं, और फिर कुछ दिन बाद आप खुद को वही करते हुए पकड़ लेते हो। वही आदत, वही डिसीजन, वही रिग्रेट। और सबसे ज़्यादा दाड़ इस बात का होता है कि आपको पता था ये गलत है, फिर भी आपने किया। इस पॉइंट पे लोग खुद को वीक बोल देते हैं, शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं, शायद मैं ही ऐसा हूँ। पर सच यहाँ भी थोड़ा अलग है। सोचो, एक आदमी है जो हर बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाता है। हर बार एंडिंग सेम होती है, दार्ड, गिल्ट, सेल्फ ब्लेम। फिर भी नेक्स्ट टाइम उसका दिमाग किसी
हेल्थी ऑप्शन की तरफ नहीं जाता, वो फिर उसी फेमिलियर पेन को चूज करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग के लिए फेमिलियर पेन अननोन पीस से ज़्यादा सेफ होता है। पुराने पैटर्न्स गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अच्छे हैं, वो इसलिए रिपीट होते हैं क्योंकि वो नोन है। दिमाग बोलता है यहाँ दर्द होगा पर कम से कम पता तो है। अननोन में क्या होगा ये सोच के ही दिमाग पैनिक कर जाता है। इसी वजह से लोग कंफर्ट जोन में फेज रहते हैं। कंफर्ट का मतलब सुख नहीं होता, कंफर्ट का मतलब होता है प्रिडिक्टेबिलिटी, चाहे वो प्रिडिक्टेबिलिटी दुख ही क्यों ना हो। और जब कोई नया चॉइस सामने आता है जो ग्रोथ डिमांड करता है, जो नया वर्जन बनने को कहता है, दिमाग अलार्म बजा देता है। डेंजर, आइडेंटिटी चेंज हो रही है। इसलिए आप जिम ज्वाइन करते हो पर 3 दिन बाद छोड़ देते हो। इसलिए आप गोल्स लिखते हो पर एक्शन लेने से पहले ही टायर्ड फील करने लगते हो। इसलिए आप कहते हो कल से पक्का, क्योंकि आज का कल सेफ लगता है। सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि दिमाग आपको रीजन देता है, ट्रूथ नहीं। अभी मूड नहीं है, थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूँ, परफेक्ट टाइम का वेट कर लेता हूँ। और हम इन सब को सेंसिबल मान लेते हैं। असल में दिमाग चेंज से नहीं डरता, वो आइडेंटिटी के लॉस से डरता है। मैं कौन हूँ अगर मैं अलग बिहेव करने लग गया? लोग मुझे कैसे देखेंगे? मैं खुद को कैसे पहचानूंगा? इसलिए पुराने पैटर्न्स सिर्फ आदत नहीं होते, वो एक इमोशनल आर्मर होते हैं जो कभी हमें बचाने के लिए बने थे पर अब हमें ही बंद कर चुके हैं। और जब तक आप ये नहीं समझते कि आपका दिमाग कंफर्ट को ग्रोथ से ऊपर क्यों रखता है, तब तक आप खुद से लड़ते रहोगे, खुद को ब्लेम करते रहोगे। पर जैसे ही ये समझ आता है, एक नया रास्ता दिखता है। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप स्ट्रांग नहीं हो, शायद प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी पुराने रूल्स पे चला रखी है। और उन रूल्स को कौन लिखता है? वो इमोशनल वुंड्स जिन्हें हम समझने के बजाय दबा देते हैं। सोचो, एक आदमी है जो रोज़ सुबह उठता है और दौर से एक पहाड़ को देखता है। वो पहाड़ बड़ा है, खामोश है और हर रोज़ उसके सामने खड़ा रहता है। वो सोचता है जिस दिन ये पहाड़ हट गया मैं आगे बढ़ पाऊंगा। पर दिन बीतते जाते हैं, पहाड़ वहीं का वहीं रहता है। हम भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही करते हैं। हम सोचते हैं प्रॉब्लम बाहर है, सिचुएशन में, लोगों में, किस्मत में। हम कहते हैं बस ये एक चीज़ ठीक हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। पर जो चीज़ हमें रोक रही होती है वो सामने नहीं होती, वो अंदर होती है। यही है द माउंटेन। ये माउंटेन कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती। ये फियर होता है जो बोलता है अगर फेल हो गए तो। ये गिल्ट होता है जो कहता है तुम डिजर्विंग नहीं हो। ये शेम होती है जो चुपचाप याद दिलाती है पहले भी तो गलती की थी। और सबसे गहरा, इनसिक्योरिटी, जो आपको कभी पूरा फील ही नहीं होने देती। इस माउंटेन का सबसे अजीब पार्ट ये है कि हम इसे दुश्मन समझ कर भागने लगते हैं। हम डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, बिजी रहने का नाटक करते हैं या खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं। पर माउंटेन भागने से छोटा नहीं होता। एक दिन वो आदमी सोचता है अगर मैं इस पहाड़ को हटाने की कोशिश बैंड कर दूं और इसे समझने की कोशिश करूं तो। वो पास जाता है, हाथ लगाता है और रियलाइज़ करता है ये पहाड़ बाहर नहीं, उसके अंदर है। उसे याद आता है पहला रिजेक्शन। वो मोमेंट जब यूज़ लगा था वो काफ़ी नहीं है। वो दिन जब उसने खुद से कहा था दोबारा ट्राई मत करना। और वही सेंटेंस धीरे धीरे पहाड़ बन गया। ये माउंटेन असल में एक डिफेंस सिस्टम है। कभी आपको दाढ़ से बचाने के लिए बना था, पर वक्त के साथ जो चीज़ प्रोटेक्शन थी वो प्रिजन बन गई। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने जाते हो, ये माउंटेन सामने आ जाता है, आपका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है यहीं रुक जाओ, यहाँ सेफ है। पर सच ये है, माउंटेन आपको रोकने के लिए नहीं, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। इस बुक का सबसे पावरफुल ट्रूथ यही है, माउंटेन को डिस्ट्रॉय नहीं करना होता, माउंटेन को क्लाइंब करना होता है। और क्लाइंब तब शुरू होती है जब आप अपने फियर को सुनते हो पर फॉलो नहीं करते, जब आप गिल्ट को एक्नॉलेज करते हो पर उसमें डूबते नहीं, जब आप अपनी इनसिक्योरिटी को देखते हो पर यूज़े अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते। जिस दिन आप ये समझ लेते हो कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट आपको ही शेप करने आई है, उसी दिन माउंटेन एनिमी से टीचर बन जाता है। और जब टीचर मिल जाए तो अगला स्टेप क्लियर हो जाता है। अब सवाल ये नहीं होता कि माउंटेन कैसे हटाया जाए, सवाल होता है मैं खुद को कैसे इतना स्ट्रांग बनाऊं कि मैं इसे पार कर सकूं। और वहीं से एक नया सफ़र शुरू होता है। एक दिन कुछ अलग होता है, ना कोई बड़ा इंसिडेंट, ना कोई मिरेकल,
बस एक छोटा सा मोमेंट जहां आदमी थक जाता है, खुद से लड़ लड़ कर थक जाता है। वो हर बार खुद को पुश करता रहा था, स्ट्रॉन्ग बैन, मूव ऑन कर, पॉजिटिव सोच। पर जितना ज़्यादा वो खुद को फोर्स करता, उतना ही अंदर से रेजिस्टेंस बढ़ता जाता। जैसे कोई चीज़ उसे बोल रही हो, तुम मुझे सुने बिना आगे नहीं जा सकते। और वहीं पे पहला रियल ब्रेक थ्रू होता है। वो लड़ना बैंड कर देता है। ना फियर से फाइट, ना गिल्ट को दबाना, ना शेम से भागना। वो बस रुक जाता है और पहली बार पूछता है, तुम हो कौन और तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। ये अवेयरनेस का मोमेंट होता है। अवेयरनेस का मतलब सोल्यूशन मिल जाना नहीं होता। अवेयरनेस का मतलब होता है रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गप आ जाना, जहां आप इम्पल्स में डिसीजन नहीं लेते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। जब दार आता है और आप ये नहीं कहते मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए, बल्कि कहते हो अच्छा तो तुम आ गए, बताओ किस बात से डर लग रहा है। जब पुराना पैटर्न रिपीट होता है और आप खुद को गाली नहीं देते बल्कि पूछते हो, इस मोमेंट में मैं क्या फील कर रहा हूं, यहीं से कंट्रोल वापस आना शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप अपने बिहेवियर को समझते नहीं, तब तक आप सिर्फ उसे सप्रेस कर रहे होते हो। और जो चीज़ सप्रेस होती है वो और ज़्यादा ज़ोर से वापस आती है। अवेयरनेस फाइट नहीं करती, अवेयरनेस रोकती भी नहीं। अवेयरनेस सिर्फ रोशनी डालती है, और रोशनी पड़ते ही जो चीज़ मॉन्स्टर लग रही थी वो सिर्फ एक वुंडेड पार्ट बन जाती है। इसीलिए ये बुक बार बार एक बात कहती है, आप खुद को बदलने से पहले खुद को समझना सीख जाओ। क्योंकि बदलाव प्रेशर से नहीं आता, बदलाव क्लैरिटी से आता है। जब आप ये देख पाते हो कि आपका फियर असल में प्रोटेक्शन मांग रहा है, आपका गिल्ट एक्सेप्टेंस मांग रहा है, और आपकी इनसिक्योरिटी रीअश्योरेंस मांग रही है, तब आप उनके साथ बिहेव अलग तरीके से करते हो। आप उनके स्लेव नहीं बनते, आप उनके दुश्मन भी नहीं बनते, आप उनके गाइड बन जाते हो। और यहीं से माउंटेन को क्लाइंब करना शुरू होता है, ना गुस्से में, ना ईगो में, बल्कि अवेयरनेस के साथ। ये टर्निंग पॉइंट लाउड नहीं होता, कोई ताली नहीं बजती, पर यह साइलेंट शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हो, तब आप पहली बार ये महसूस करते हो, शायद मैं टूटा हुआ नहीं था, शायद मैं बस सुना नहीं गया था। और जब ये रियलाइजेशन आ जाती है तो एक और मिथ टूटने लगता है, वो मिथ जो कहता है कि हील होना कमज़ोरी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हीलिंग उसके लिए होगी। उसके दिमाग में हीलिंग का मतलब सिर्फ एक ही था, कमज़ोर लोग, इमोशनल लोग जो ज़िंदगी हैंडल नहीं कर पाते। और वो खुद को स्ट्रांग मानता था। चुप रहना, मूव ऑन करना, इग्नोर करना, ये सब उसके लिए स्ट्रेंथ थी। पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो बिना वाजा गुस्सा हो जाता था, छोटी बात पे ट्रिगर हो जाता था, रात को सोने से पहले दिमाग रुकता ही नहीं था। और फिर वो खुद से कहता, बस थोड़ा टफ बनना पड़ेगा। पर एक दिन उसने नोटिस किया, जो चीज़ वो स्ट्रेंथ समझ रहा था वो असल में सिर्फ अवॉइडेंस थी। हीलिंग का मतलब रोना नहीं होता। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त इमोशनल बने रहो। हीलिंग का मतलब होता है उन पैटर्न्स को तोड़ना जो आपको बार बार वही जगह ले जाते हैं जहां आप फिर से टूट जाते हो। ये तब शुरू होती है जब आप गुस्सा आने पे खुद से पूछते हो, मैंने इस मोमेंट में क्या प्रोटेक्ट कर रहा हूं। जब आप किसी से दूर भागने के बजाय ये समझने की कोशिश करते हो कि आपको किस बात का दार लग रहा है। स्टोरी यहीं से बदलती है। वो आदमी जो पहले रिएक्ट करता था अब रुकने लगा, जो पहले ब्लेम करता था अब ऑब्जर्व करने लगा, और जो पहले भाग जाता था अब अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस में बैठने लगा। यहीं से पावर वापस आती है। हीलिंग का सबसे पावरफुल पार्ट ये है कि ये आपको सॉफ्ट नहीं बनाती, ये आपको स्टेबल बनाती है। आप हर हवा के साथ हिलते नहीं, आप हर कमेंट से टूटते नहीं, आप हर फियर के आगे झुकते नहीं। क्योंकि अब आप अपने ट्रिगर्स को जानते हो। आप जानते हो कौन सा बटन क्यों प्रेस होता है, और जब रीज़न पता हो तो कंट्रोल नेचुरली आ जाता है। हीलिंग का मतलब है अपने पास्ट को मानना पर उसमें जीना नहीं, अपनी फीलिंग्स को सुनना पर उनसे रूल नहीं करवाना। और सबसे बड़ी बात, हीलिंग का मतलब है अपनी कहानी का विक्टिम बनना छोड़ देना, न गुस्से के थ्रू, न डिनायल के थ्रू, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। इस स्टेज पे आके लोग कहते हैं मैं पहले से ज़्यादा काल्म हूँ, पर सच ये होता है वो पहले से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्योंकि अब उनकी स्ट्रेंथ रिएक्शन में नहीं, रिस्पॉन्स में होती है। उनकी एनर्जी लड़ने में नहीं, डायरेक्शन में होती है। और जब हीलिंग से पावर वापस आती है तब एक नया सवाल उठता है,
अगर मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, अगर मैं वीक नहीं हूँ, तो फिर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ बिना खुद से नफरत किए? ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। उन्हें लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है खुद को ब्लेम करना, खुद को जज करना और खुद के साथ हार्ड हो जाना। इसलिए या तो लोग अपनी गलतियों से भाग जाते हैं या फिर इतना सेल्फ हेट में चले जाते हैं कि आगे बढ़ने की एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है। पर एक दिन उस आदमी ने कुछ अलग किया। जब चीज़ें फिर से बिगड़ी, उसने खुद को गाली देने के बजाय सिर्फ इतना कहा, अच्छा तो यहाँ मैं फिर से पुराने पैटर्न में चला गया। न ड्रामा, न एक्सक्यूज़, न पनिशमेंट, बस क्लैरिटी। और वही मोमेंट उसके लिए गेम चेंजर बन गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पास्ट के लिए खुद को सजा दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ये मान लेना कि यहाँ डिसीजन मेरा था, और अगर डिसीजन मेरा था तो डायरेक्शन भी मैं ही चेंज कर सकता हूँ। जब आप खुद से नफरत करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप प्रेशर में आ जाते हो, और प्रेशर में लिया गया चेंज कभी सस्टेनेबल नहीं होता। पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग के साथ आती है तो उसमें स्ट्रेंथ होती है, ऐसी स्ट्रेंथ जो क्वाइटली कहती है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर मैं केपेबल हूँ। उस आदमी ने छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया। हर बार जब वो रिएक्ट करने वाला होता वो रुकता, हर बार जब वो ब्लेम करने वाला होता वो पूछता, इस मोमेंट में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, ये एक प्रैक्टिकल शिफ्ट था। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसके ट्रिगर्स उसकी जिम्मेदारी हैं, चाहे उनकी वजह पास्ट में कहीं भी हो। और इस एक्सेप्टेंस के साथ सेल्फ हेट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को पनिशमेंट नहीं पावर की तरह देखने लगते हो तो चीज़ें बदलने लगती हैं। आप हर गलती को प्रूफ नहीं बनाते कि मैं ही खराब हूँ, आप उसे फीडबैक बना देते हो, और फीडबैक से ग्रोथ होती है। यही रियल मैच्योरिटी है, न विक्टिम बनना, न विलन बनना, बस अपनी कहानी का ऑथर बनना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अप्रोच हैवी नहीं होती, ये पॉसिबल लगती है, रियल लगती है। लिसनर को यहीं पे लगता है, हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ। परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं, प्रेजेंट बनना काफ़ी है। और जब आप इस जगह पे आ जाते हो तब ज़िंदगी एक और नया मोड़ लेती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं होता कि मैं अपनी गलतियों से कैसे बचूं, सवाल ये होता है मैं कौन सा नया वर्जन चूज़ करना चाहता हूँ। सोचो वो आदमी फिर से खड़ा है, अपने सामने वही माउंटेन जो हर दिन उसके लिए चैलेंज बांध के खड़ा रहता था। पर इस बार कुछ अलग है। अब वो भाग नहीं रहा, अब वो उस माउंटेन को सिर्फ देखता है, समझता है और एक एक कदम उठाता है। ये माउंटेन अब दुश्मन नहीं लगता, ये टीचर लगता है। हर स्टेप पे जो फियर, गिल्ट और इनसिक्योरिटी उसे रोक रहे थे वो अब सिग्नल्स बन गए हैं, बता रहे हैं यहाँ ध्यान दो, यहाँ ग्रोथ है। उसने रियलाइज़ कर लिया है कि माउंटेन हटाने की चीज़ नहीं है, माउंटेन को क्लाइंब करना है। और क्लाइंब करते करते ही स्ट्रेंथ आती है, क्लैरिटी आती है और सेल्फ ट्रस्ट आता है। और ये क्लाइंब कभी फास्ट नहीं होती, कभी पेनफुल होती है, कभी फ्रस्ट्रेटिंग, पर हर छोटा कदम उसको एक नई अंडरस्टैंडिंग देता है कि प्रॉब्लम सिर्फ ऑब्स्टिकल नहीं, वो अपॉर्चुनिटी भी है। और जो चीज़ आपको रोकती है वही चीज़ आपको शेप भी करती है। अब लिसनर के लिए मैसेज क्लियर है, आप जो भी माउंटेन से भाग रहे हो, जो भी फियर या सेल्फ डाउट है, वो आपको तोड़ने नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। और ये जर्नी ख़त्म नहीं होती, हर माउंटेन क्लाइंब के बाद एक नया लेसन, एक नई पॉसिबिलिटी सामने आती है। इसीलिए ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये एक गाइड है जो आपको ये समझाता है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल कैसे वापस ले सकते हो। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे अपने दिमाग को रिवायर करके सेल्फ सैबोटाज और फियर से भाग कर नहीं, लाइफ का पूरा कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये क्लाइंब अब शुरू हुई है और हर कदम के साथ आप अपने आप से थोड़ा ज़्यादा मिलने वाले हो। और हाँ, अगर आपको ये जर्नी वैल्यूबल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बुक फॉर सक्सेस में ऐसे ही और पावरफुल ऑडियो बुक्स और इनसाइट्स आते रहते हैं।